हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी को शुरू किया है और इससे पहले क्लास 7th की फुल एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर, जिसका नेम है कॉयल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम स्टडी करेंगे कॉयल और पेट्रोलियम के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। वी हैव यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड। जैसे कि हमें पता है, हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उनमें से कई चीज़ें हमें नेचर में मिलती हैं और कई चीज़ें हमें ह्यूमंस के द्वारा जो ह्यूमंस ने बनाई होती हैं हमें उनसे मिलती हैं। तो यहाँ पे भी वही सब बताया हुआ है। और इस एक्टिविटी में एक एक्टिविटी हमें दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कुछ चीज़ें लिखनी हैं जो नेचुरल नेचर से हमें मिलती है, और कुछ चीज़ें ऐसे लिखनी हैं जो हमें मैन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं। तो चलिए इसे फिल करते हैं। नेचर से हमें एयर मिलता है, और हमें नेचर से क्या मिल सकता है? सॉइल मिलता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। मैन मेड से हम लिख सकते हैं कि टेबल हो गया, क्योंकि जो टेबल होगा ये मैन ने बनाया है। चेयर हो गया, ये हमें मैन से मिला है। तो ये सब क्या है? मैन मेड वाली चीज़ें हैं। तो क्या ये जो लिस्ट है इसमें एयर, वाटर और सॉइल ये मिनरल्स आए? हाँ, हमने देखा कि इनमें ये सारी चीज़ें भी आई। एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, मिनरल। नेचुरल में तो चीज़ें ये सब आई। तो वो सारी चीज़ें जो हमें कहाँ से मिल रही हैं? नेचर से मिल रही हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्सेज कहेंगे। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल या मिनरल, ये हमें नेचर से मिल रही है। ये हमें प्रकृति, कुदरत खुद दे रही है। इसे कोई इंसान नहीं बनाता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज। यहाँ पे इसका बुझो कह रहा है कि क्या जो सारे नेचुरल सोर्सेज हैं उन्हें हम हमेशा हमेशा यूज़ करते रह सकते हैं? क्या ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं? क्या जो पानी है, वाटर है, सॉइल है, ये सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, अगर ह्यूमन इसे यूज़ कर रहा है तो क्या ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं? अब जैसे कि हमने क्लास 7th में वाटर के बारे में पढ़ा था, तो क्या जो वाटर है एक लिमिटलेस सोर्स है? कि इसको हम जितना मर्जी यूज़ करेंगे कभी ख़त्म नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। वाटर लिमिटलेस सोर्स तो नहीं है, पर वाटर नेचुरल सोर्स भी है, नेचर ने दिया है। और ये लिमिटलेस भी नहीं है, एक लिमिट में आके ये ख़त्म भी हो सकता है। तो जैसे कि हमें पता है, जो लाइट है जो अवेलेबल है, light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। इतने सारे नेचुरल सोर्सेज में कि जैसे कुछ तो हैं जो लिमिटलेस रिसोर्स हैं जिन्हें हम जितना मर्जी यूज़ करें, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम एक लिमिट में ही यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वो नेचुरल सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इन्होंने दो तरह काइंड्स में क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहली है इनएग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज, और दूसरी क्या है? एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। इनएग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज का मतलब है कि ऐसी चीज़, ऐसा सोर्स जो हमें नेचर से तो मिल रहा है और उसे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जितना मर्जी यूज़ किया जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि सूरज की रोशनी हो गई और हवा हो गई, ये किस में आ जाएंगे? इनएग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज में। कि इसे जितना मर्जी यूज़ करो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ है एग्जिस्टेबल, कि ऐसे नेचुरल सोर्स जो लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है और उसे अगर ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमंस अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, जंगली जानवर हो गए, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, इसमें वाटर भी लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। ये सब क्या है? एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज है। कि एक लिमिट के बाद अगर हम इन्हें अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो ये एग्जिस्टेड हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे हैं तो ये नेचुरल सोर्स ही, पर नेचुरल रिसोर्स भी दो तरह के हैं। इनएग्जिस्टेबल जो लिमिटलेस हैं, अनलिमिटेड हैं, और एग्जिस्टेबल जो लिमिटेड हैं। इनएग्जिस्टेबल अनलिमिटेड है, जितना मर्जी उन्हें यूज़ करो, पर जो एग्जिस्टेबल है वो हैं लिमिटेड सोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने हमें नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी है जिससे हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी से आखिर हमें समझाना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या कहा है कि कुछ कंटेनर लेने हैं। जैसे कि 2 या 3 कंटेनर ले लो। एक में सबसे पहले कुछ भी इन्हीं में से जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब डाल दो। पहले कंटेनर में मान लेते हैं हमने ग्राम ले लिया,
दूसरे कंटेनर में हमने टॉफ़ी रख दी है, तीसरे कंटेनर में हमने पीनट्स रख दिए हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, ऐसे 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है और उसके बाद 7 स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है उसको दोबारा सब डिवाइड कर देना है। मतलब कि अब इस 7 स्टूडेंट के ग्रुप को पहले एक स्टूडेंट का अलग ग्रुप बन गया, फिर 2 स्टूडेंट्स का इकट्ठा अलग ग्रुप बन गया, उसके बाद जो 4 रह गए उनका अलग से एक ग्रुप बन गया, सब ग्रुप्स बना दिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ये जो फर्स्ट स्टूडेंट अकेले का ग्रुप है इसे हम मानते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन है। उसके बाद जो ये 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसको हम मानते हैं सेकंड जनरेशन है। उसके बाद 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसे कहते हैं थर्ड जनरेशन है। यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट को बुलाना है जो फर्स्ट जनरेशन का स्टूडेंट है और उससे कहना है कि ग्राम आके ले जाओ, मतलब ये जो ग्राम खाने वाला है इसे या फिर जो टॉफ़ी है इसे आके ले जाओ। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसके लिए तो टॉफ़ी अनलिमिटेड है, ग्राम अनलिमिटेड है, जितना मर्जी वो आके ले सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 स्टूडेंट के ग्रुप को बुलाया, मतलब कि सेकंड जनरेशन वाले को बुलाया, उसे कहा कि तुम अपनी मनपसंद की टॉफ़ी कलेक्ट कर लो। तो उसके लिए थोड़ी सी कम अवेलेबल रहेगी क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाला मतलब कि जो पहले सब ग्रुप का बच्चा था वो पहले ले जा चुका है, तो ये हो गया। उसके बाद हम थर्ड जनरेशन मतलब कि जो 4 स्टूडेंट्स और रह गए हैं उनको कहेंगे कि अब तुम आके टॉफ़ी ले जाओ, पीनट ले जाओ और ग्राम ले जाओ अपने अपने हिस्से का। तो उनके लिए थोड़ा और कम रह जाएगा टॉफ़ी, ग्राम और पीनट्स। तो यहाँ पे आखिर ये हमें इस चीज़ से समझाना ये चाहते हैं कि अगर हम, क्योंकि हमें पता है हम अभी फर्स्ट जनरेशन अगर अपने को मान के चले, अगर हम सारी टॉफ़ी या सारे ग्राम या सारे पीनट अभी हम पूरा उसको यूज़ कर डालेंगे तो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेगा। और अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उसे लिमिटलेस यूज़ कर ले, उसको अच्छे से संभाल के यूज़ ना करें तो वो आने वाली उनकी और जो थर्ड जनरेशन है उनके लिए बचेगा नहीं। तो इसी से हमने ये समझाना चाहते हैं कि जो हमें हमारी जो चीज़ें हैं इसे अच्छे से संभाल के यूज़ करना चाहिए ताकि ये अभी हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी यूज़ हो पाए, जैसे कि वाटर हो गया, और सेकंड जनरेशन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी वाटर अवेलेबल रहे और उससे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहे। तो यहाँ इस पूरी एक्टिविटी में इन्होंने हमें यही सब बताया है। इसके बाद इन्होंने लिखा है, अब हमें पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी सेकंड और थर्ड जनरेशन में ज़्यादा लोग रहेंगे। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में हमने 1 लोग माना, सेकंड में 2 लोग माने और थर्ड में 4 लोग माने थे। अभी जो हमने एक्टिविटी करी, तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो कंज्यूमर्स मतलब कि चीज़ों को खाने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से संभाल नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए चीज़ें अवेलेबल ही नहीं रहेंगी। भाई यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पूरे कंटेनर को फिल किया, कंज्यूमर फर्स्ट जनरेशन को कहा कि वो आके ले जाए, उसके बाद उसके अलग को कहा और इस चीज़ को ऑब्जर्व करने को कहा है केयरफुली। द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर, इफ सम थिंग्स इज लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन वाला आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड जनरेशन। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल और नॉट। अब ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स क्या हो सकता है कि जो थर्ड जनरेशन वाले हैं ना उनकी सभी को ईटेबल्स जो भी टॉफ़ी थी, पीनट्स थे, ये सारे मिले ही ना, क्योंकि उससे पहले वाले ही जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है उन्होंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। वही इन्होंने कहा है इस एक्टिविटी के थ्रू आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। अज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंज्यूमर रिप्रेजेंट्स, मतलब अभी तो हमने ईटेबल्स लिए थे कि ठीक है पीनट्स लिए हैं, तो इन चीज़ को अज्यूम करने को कह रहे हैं एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि ऐसे नेचुरल रिसोर्स की तरह सोचो जो ख़त्म हो सकता है एक टाइम पे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अगर हम इसे इस टाइम पे अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, अब हर ग्रुप का कंजप्शन मतलब कि उसे यूज़ करने का, उसे कंज्यूम करने का पैटर्न अलग है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, अब जैसे हमने देखा अगर कोई भी फर्स्ट जनरेशन है अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, उसने पूरे के पूरे कंटेनर से हाफ टॉफ़ी ही ले ली, तो हाफ टॉफ़ी ही तो बचेंगी ना बस सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए। तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है नेक्स्ट जनरेशन पे।
इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लव समथिंग फॉर दैट। अगर हम ये सोचें कि ठीक है पहली वाली बहुत ज़्यादा ग्रीडी है तो बाकियों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, पर अगर क्या पता कुछ जनरेशन ऐसी भी हों जो अपनी आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ दें, ताकि उन्हें उनकी फ़िक्र है कि हाँ हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए। वही इन्होंने यहाँ ये सब बताया हुआ है कि हो सकता है जब आप ये एक्टिविटी करें तो कुछ जनरेशन बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जो अपनी आने वाली जनरेशन की फ़िक्र ना करे, पर कुछ जनरेशन ऐसी भी हो सकती है जो आने वाली जनरेशन का कंसर्न करके उनके लिए कुछ छोड़ दे। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस्ड अबाउट सम एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। हमने पहले ही देखा एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, जो एक लिमिटेड ही अवेलेबल हैं और उन्हें अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म भी हो सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं ये बनते कैसे हैं, फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जब बहुत टाइम तक ज़मीन में नीचे मतलब ज़मीन में दबे रहते हैं और ज़मीन में दबे रहने के बाद जब डिकम्पोज होते हैं तो हज़ारों सालों के बाद ये डिकम्पोज हो के पेट्रोल और कोल में कन्वर्ट होते हैं। तो मतलब कि ये किससे बने हैं, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसे फॉसिल्स भी कहा जाता है। इसी के कारण ये जो कोल और पेट्रोलियम है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, फॉसिल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। कोल, अब जो कोल है आपने इसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा या इसे देखा तो होगा ही। असल में ये कोल वही है, कोयला, जो लकड़ी को जलने के बाद बच जाता है, ऐसा ब्लैक सा हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, अरे ब्लैक कलर का होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। एक कोयला ही होता है ये। अब यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये जो यूज़ होता है एज अ फ्यूल की तरह यूज़ होता है खाना बनाने में, क्योंकि जैसे हम खाना बनाने के लिए गैस का यूज़ करते हैं तो वो भी एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, वैसे ही कोल भी यूज़ किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि जब मक्की खाते हैं तो मक्की को भूंजने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कोयला रखे रहते हैं और उसी कोयले के ऊपर मक्की को रख देते हैं और मक्की धीमे धीमे उससे क्या रखती रहती है, पकती रहती है। तो वो भी क्या है, फूड को बनाने के लिए, कुक करने के लिए कोल को एक एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। इस तरह और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिससे फ्यूल की तरह बनाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। और पहले तो इसका यूज़ किया जाता था रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि इंजन उससे चलाई जा सके। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो जैसा कि गदर वगैरह, उसमें क्या दिखाया जाता है लास्ट में कि वो उसके अंदर ट्रेन को चलाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कोयला ही डालते रहते हैं और कोयला डालते हैं जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती है और उस स्टीम से ही जो इंजन है रेलवे का वो चल पाता है। और इसको और कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। और इसको एज अ फ्यूल वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। अब एज अ फ्यूल हम खाना बनाने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, तो उसी को लार्ज स्केल पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही है एज अ फ्यूल। अब हमने यहाँ देख लिया कि कोल आखिर होता क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये कोल बना कैसे। तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। मतलब कि जो अर्थ है उसका क्या था, एक बहुत ही घने जंगल थे। 300 मिलियन साल पहले की बात हो रही है कि धरती के ऊपर बहुत सारे जंगल होते थे और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि बाढ़ आने के कारण, जैसे यहाँ पे हमारी धरती है और इसके ऊपर क्या है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, पर अगर जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो फिर ये जो सारे पेड़ हो गए ये क्या हो गए, ज़मीन के अंदर नीचे धंस गए, ऐसे पूरे ज़मीन के अंदर चले गए ये सारे पेड़। और ज़मीन के अंदर जाने से जैसे जैसे समय बढ़ता गया इनके ऊपर मिट्टी की जो लेयर थी, जो मिट्टी की लेयर होती है वो दिन ब दिन इसके ऊपर डिपॉजिट होती गई, मिट्टी की लेयर डिपॉजिट होती गई। और धरती के नीचे क्या होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने के कारण ये जो पेड़ थे ये क्या होने लग गए, कन्वर्ट होने लग गए कोल में।
मतलब कि ये सड़ने गलने लग गए, और जब ये पेड़ सड़ रहे थे, गल रहे थे, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होने लग गए, कोल में कन्वर्ट होने लग गए। अब हमें पता है कि ये जो पेड़ होते हैं इसमें नाइट्रोजन होता है क्योंकि धरती से ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, साथ में इनमें कार्बन भी होता है। तो जब ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो फिर होता क्या है कि ये जो सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ कार्बन ही रह जाता है इनके अंदर। तो ये जो प्रोसेस है हमें पता है कोल में तो बन रहा है, और कोल में ज़्यादातर कार्बन क्यों होता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ प्लांट में कार्बन ही रह जाता है। इसीलिए इसमें मेनली कार्बन होती है। और ये जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसे कार्बनाइजेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम, ये जो प्रोसेस है जिससे ये कोल बन रहा है, इसे कार्बनाइजेशन भी कहा जाता है। अब हमें पता है, हमने ये भी देखा कि आखिर बन कैसे रहा है, रिमेन्स मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वेजिटेशन का, उससे बन रहा है कोल, तो इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने दो टर्म्स पढ़ी कि कार्बनाइजेशन क्या होता है कि जो स्लोली प्रोसेस है जिससे जो कन्वर्जन हो रही है डेड वेजिटेशन की कोल में, कार्बनाइजेशन कह रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन प्रेजेंट है। और इसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो इस फॉर्म हो रहा है इसमें वेजिटेशन है, मतलब कि प्लांट्स वगैरह शामिल हैं, इसीलिए। अब ये जो कोल माइन, आखिर इसे हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? कोल माइन से। ये जो खदानें होती हैं यहाँ से हमें कोयला मिलता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कोल होता क्या है, इसके यूज़ कहाँ हैं, ये हमें मिला कैसे। 300 साल पहले जब धरती में नेचुरल डिजास्टर के कारण सारे पेड़ ज़मीन में धंस गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण 300 मिलियन ईयर्स लग गए इसे कोल बनने में, मतलब कि इतना टाइम लगा इसे कोल बनने में। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि बना तो नेचर से ही है, पर ये एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद अगर हम इसे सही से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि 300 मिलियन ईयर्स लगे थे इसे बनने में। तो अब दोबारा इसे बनाने में भी इतना ही टाइम लगेगा, तो ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये कैसा सोर्स है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स है ये। तो हमने यहाँ सब ये देखा कि मिलता कैसे। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये बर्न होता है तो फिर इससे होता क्या है। जैसे हम खाना बनाने के लिए यूज़ तो करते हैं, जलाते ही हैं, तो जब ये बर्न होगा एयर में तो जो कोल क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। जब इसे एयर में हीट किया जाएगा और कोल बर्न होगा तो इसके बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब इसका यूज़ क्या है, इससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं। तो कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस करके इससे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार और कोल गैस। तो यहाँ पे ये कोक पीने वाली नहीं है, ये अलग तरह की कोक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कोक, कोल तार और कोल गैस जो आखिर इससे प्रोड्यूस हुई है कोल से, उसके क्या आगे यूज़ है। तो जो कोक है ये क्या होता है, एक टफ पोरस, मतलब इसमें ऐसे छेद बने रहते हैं, और एक ब्लैक सब्सटेंस है। ये क्या है, प्योर फॉर्म है कार्बन की। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है गई है कि कोक क्या है, एक प्योर फॉर्म है कार्बन की, क्योंकि कोल में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो कोल से कोक बन रहा है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्योर फॉर्म हो जाएगी कार्बन की। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। अब ये जो कोक बनी है किससे बनी है, कोल से बनी है। तो इस कोक का यूज़ कहाँ किया जाता है, स्टील को बनाने में और ज़्यादा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, कोक का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोल तार। कोल तार क्या है, ये एक ब्लैक थिक लिक्विड है विद अनप्लेजेंट स्मेल। आपने देखा होगा जब रोड बनती है तो उसमें इसी का ही यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, थिक लिक्विड होता है, ब्लैक होता है, और इसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी होती है। और ये जो कोल तार होता है ये क्या है, मिक्सचर है, कितने सब्सटेंस का, 200 सब्सटेंस का।
अब देखो यही कारण है कि इसकी जो स्मेल होती है वह अनप्लेजेंट होती है, क्योंकि ये बहुत सारे मिक्सचर से, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस के मिक्सचर से बना है। जो इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड इन, अब देखो किस चीज़ को मैन्युफैक्चर में ये यूज़ होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएंगे जैसे कि सिंथेटिक डाई हो गए, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स। अब यहाँ पे परफ्यूम्स भी है, और मतलब इसकी स्मेल तो है, तो इसी की स्मेल को अच्छा करके इसको एज अ परफ्यूम भी यूज़ किया जाता है। फिर प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस को बनाया जाता है कोल तार का यूज़ करके। इंटरेस्टिंगली जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं जिससे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भगाया जाता है, उसको बनाने के लिए भी इसी कोल तार का ही यूज़ किया जाता है। आजकल के टाइम में जो बिटुमेन है, जो ये भी क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल तार। नेक्स्ट क्या है, कोल गैस। अब ये जो कोल गैस है ये भी कब ऑब्टेन्ड होती है, जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं। जब हमने यहाँ पे देखा, जब हम कोल से कोक बना रहे हैं उस टाइम कुछ गैस रिलीज़ होती है, तो वो जो गैस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट सिचुएटेड होती हैं, जो भी इंडस्ट्री इनके पास सिचुएटेड होती हैं, वो इस कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करती हैं। अब इस कोल गैस का फर्स्ट टाइम यूज़ कहाँ किया गया था, लंदन में स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए इन 1810, एंड इन न्यूयॉर्क में 1820 में इसको एज अ मतलब स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया गया था। पर आजकल इसका यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीट, मतलब लाइट के लिए नहीं पर सोर्स ऑफ हीट इसका यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पेट्रोलियम है ये आखिर है क्या, ये पेट्रोल ही है जो हम एज अ फ्यूल अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार में यूज़ करते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स में जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर्स में डीजल का यूज़ किया जाता है, पर जो लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल और ये सब, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। ये जो पेट्रोल और डीजल है ये सब आखिर मिलते कहाँ से हैं, पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। मतलब कि ये पेट्रोलियम है, इसी के ही दो पार्ट हैं। एक में तो क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा जिसको हम लाइट ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, और एक आ जाएगा डीजल जिसको हम हैवी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और ये जो पेट्रोलियम है ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, नेचुरल सोर्सेज से। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो जब पेट्रोल होता है वो समुद्र में बनता है। समुद्र में होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिजम्स, ये पूरा समुद्र है, कोई भी जानवर बना वो इसके ज़मीन के, उसकी जो बॉडी हो जाएगी बिल्कुल सी के बॉटम में चली जाएगी और वो कवर होती रहेगी। अब जो समुद्र है उसमें मिट्टी होगी, क्ले होगी, यहाँ पे उसकी बॉडी चलेगी किसी भी जानवर की, उसकी बॉडी ऊपर ऐसे क्ले से, सैंड से ऐसे कवर होती चली जाएगी। जैसे हमने कोल में देखा था, उसमें क्या था कि जो प्लांट्स थे, प्लांट ज़मीन के अंदर दब गए थे बाढ़ आने के कारण, और उसके ऊपर भी डिपॉजिट होती चली गई थी सॉइल की लेयर। वैसे ही इसमें भी है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर अब पानी में भी कुछ प्लांट्स होते हैं, वो भी जब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी जो बॉडी होगी सी के बिल्कुल नीचे चली जाएगी और वो ऊपर कवर होती चली जाएगी सैंड और क्ले से। और कई हजार सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, एयर की एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेजेंस से ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। जैसे कि कोल बना था मिलियंस ऑफ ईयर्स में, वैसे ही ये जो पेट्रोलियम है ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनेगा, एयर की एब्सेंस, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। तो ये तो हो गया कि हमें ये ऑब्टेन कैसे होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, फिगर देखिए 5.4 जो कि यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है, उसको हम देखते हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या दिखा रहा है, डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी द लेयर कंटेन पेट्रोल ऑयल गैस अबव दैट ऑफ वाटर, वाई इज़ इट सो। अब हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ है, सबसे नीचे क्या है, वाटर है, उसके बाद ऑयल है, फिर गैस है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो ऑयल और गैस ये दोनों वाटर से ऊपर क्यों हैं।
तो अब सभी को पता है कि ये जो सारे सब्सटेंस हैं, गैस हो गया, ऑयल हो गया और वाटर हो गया, ये एक आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो गैस है वो क्या है, ऑयल से हल्की है, और जो ऑयल है वो वाटर से हल्की है। इसी के कारण सबसे ऊपर वाली लेयर गैस की होती है, नेचुरल गैस। उसके बाद ऑयल है जिसमें पेट्रोल और डीजल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, वाटर होता है। यही उन्होंने हमसे पूछा था कि ऐसा क्यों। तो ये हमें पता है कि जो ऑयल और गैस है वो वाटर से लाइटर है और ये मिक्स नहीं होते, इसी के कारण इनकी जो लेयर्स है वो अलग अलग बनी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल, मतलब कि दुनिया की पहली ऐसा कुआं जिसमें ऑयल मिला वो खोदा गया इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल खोदा गया कहाँ, यूएसए में 1859 में। और 8 साल बाद ऑयल वॉज स्टक एट मक्कम इन असम इन इंडिया। ऑयल इज़ फाउंड इन असम। और इंडिया में पहली बार कब मिला ऑयल, असम में। कब, 1867 में। मतलब देखो, असम में मिला, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यह जगह बताई गई है कि इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब हमें पेट्रोलियम तो पता चलेगा कि समुद्र के नीचे होता है, तो अब हम इसे निकालते कैसे हैं, कैसे हम इसे अपने डेली यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि अब सीधा कोई समुद्र में तो नहीं चला जाएगा कि हाँ हमें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है तो हम जाते हैं समुद्र से डीजल लेंगे और यूज़ कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम दुकानों पे जाते हैं तो आखिर समुद्र से पेट्रोल दुकानों पे कैसे आता है वो हम देखते हैं। जो पेट्रोलियम है ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है, इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ये भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, इन सारे चीज़ों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्योंकि पेट्रोलियम से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें तभी तो बनाई जाएंगी जब ये इन सभी का मिक्सचर होगा। तो वही इन्होंने बोला है। अब जो प्रोसेस है जिससे हम सेपरेट करते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, उसे क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब हमने देखा पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, पेट्रोलियम गैस मिल सकता है, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ों को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसे ही रिफाइनिंग कहते हैं, और ये होता कहाँ है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बताया है कि वही सारे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं वो हम इस टेबल में देखते हैं और उनके यूजेस भी देखते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है एलपीजी, मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब कि पेट्रोलियम गैस मिल रही है हमें पर लिक्विड फॉर्म में। इसको हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल फॉर होम, मतलब होम में खाना बनाने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ में से यूज़ किया जाता है। सेकंड हमें और क्या मिलता है, पेट्रोल, जिसको हम मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग, इन सारी चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं। फिर क्या है, कैरोसिन है, फ्यूल फॉर स्टोव, इसे स्टोव में यूज़ किया जाता है, लैंप्स में और जेट एयरक्राफ्ट में इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल। ये हमने देखा कि हैवी मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रिक जनरेटर में डीजल का यूज़ किया जाता है। फिर ल्यूब्रिकेंट ऑयल, इसे ल्यूब्रिकेशन में यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स, जो पैराफिन वैक्स है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, कैंडल्स में वैक्स ही होती है, ऑइंटमेंट्स में, वैसलीन में, इन सारी चीज़ों में पैराफिन वैक्स जो हमें पेट्रोलियम से मिली है उसका यूज़ करते हैं हम। फिर ब्यूटेन है, इसका यूज़, इससे ये भी पेट्रोलियम से मिलता है और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, रोड सरफेसिंग में और पेंट्स बनाने में। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताइए जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं और फिर उनके यूजेस बताइए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं और उसके बाद उनके यूजेस भी लिखे हुए हैं। तो आई होप आज की वीडियो में जो मैंने आपको ये पूरा समझाया है ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इसे हम ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स।
जो नेचुरल गैस है ये स्टोर कैसे होती अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि अगर हम ये गैस है इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि ये गैस है तो फिर जैसे हम देखते हैं एयर गैस है तो वो हवा में पूरा फैली हुई होती है। अगर हमें इसे स्टोर करना है तो इसे हाई प्रेशर में किसी एक कंटेनर में स्टोर करके रखना होगा, तभी ही हम गैस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी तो नेचुरल गैस है, इसीलिए इसको भी अगर हमें स्टोर करना है तो इसको स्टोर करने के लिए हमें इसे हाई प्रेशर में रखना होगा, जैसे कि हम CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को रखते हैं। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब पहले इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था, पर अब हम इसे यूज़ कर लेते एज अ फ्यूल, व्हीकल्स में फ्यूल्स की तरह यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए इसको एक क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट, मतलब कि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस नेचुरल गैस का CNG का, वो क्या है कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग प्रोसेस इन होम्स एंड फैक्ट्रीज और होम्स में इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जलाने के लिए। जहाँ पे अगर इस मतलब जैसे घर में है, अगर हम CNG की पाइप CNG गैस यहाँ से डायरेक्टली आ रही है तो हम डायरेक्टली ही इसे यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, चाहे हम घर में यूज़ करें चाहे हम फैक्ट्रीज़ में यूज़ करें। उसके बाद इन्होंने कुछ नेटवर्क्स बताए हुए हैं पाइपलाइंस के, जो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बड़ोदरा गुजरात में और कुछ पार्ट्स दिल्ली में और अदर प्लेसेस में इस पाइपलाइन के नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है कि जो नेचुरल गैस है हमने देख लिया उसको होम्स और फैक्ट्रीज़ में पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको और भी तरह इसके यूजेस हैं कि मतलब इसको यूज़ किया जा रहा है एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तरह तरह के केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए भी नेचुरल गैस का आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। इंडिया क्या है, एक वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का, मतलब कि इंडिया में आजकल नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे यूज़ हो रही है। ये एक वास्ट प्लेस है नेचुरल गैस का, क्योंकि इससे पहली बात तो पोल्यूशन भी कम होता है और इसके और भी फ़ायदे हैं। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये सारी प्लेसेस बताई हुई हैं कि हमारी कंट्री में नेचुरल गैस हमें कहाँ कहाँ से मिलती है और कहाँ कहाँ से वो नेचुरल गैस पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र होके और भी जगह जाती है और उसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बूझो कह रहा है कि जैसे हमने देखा जो कोल और पेट्रोलियम है और ये जो नेचुरल गैस है, क्या हम इसे लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो डेड ऑर्गेनिज्म से बन रहा है। पर यहाँ पे इसे पहेली बताती है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। हमने क्या देखा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा रहे हैं उन्हें कोल और पेट्रोलियम बनने में, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और इनके लिए जो कंडीशन चाहिए इन्हें बनाने के लिए वो हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, फिर हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। अब ये सारी कंडीशंस को हम लेबोरेटरी में फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये क्या है, लिमिटेड नेचुरल सोर्सेज है, इसलिए हमें इसकी भी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, नहीं तो हम इनको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड है। अब हमने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, एग्जिस्टेबल हैं, मतलब कि अगर हम उन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो टाइम एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स। और हमने क्या देखा, कोल और पेट्रोलियम के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स ही हैं और ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एग्जिस्टेबल हैं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है और ये डेड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स से बनते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये कन्वर्ट होते हैं फ्यूल्स में। इसी के कारण ये जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ these will last almost a few hundreds years, मतलब कि अब अगर इन्हें लिमिटेड हैं तो इनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी सिर्फ कुछ सालों तक, कुछ फ्यू हंड्रेड ईयर्स तक ही हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो सकते हैं। और उसके बाद
जो बर्निंग ऑफ थीस फ्यूल्स हैं, मतलब ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये लिमिटेड तो हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे ही हों, क्योंकि अगर हम इन्हें बर्न करते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन भी होता है कि तो फिर इससे क्या है, देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू, अब हमें पता है एयर पोल्यूशन होगा तो एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी, इसका मतलब ये है कि एक तो ये है लिमिटेड भी, लिमिटेड के साथ साथ ये हमारे लिए उतना अच्छी भी नहीं है कि हम इन्हें यूज़ करें ही करें। तो लिमिटेड है और अच्छी भी नहीं है, तो इससे क्या निकलता है कि हम इन्हें यूज़ ही ना करें, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी ही हम इन्हें यूज़ करें, एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशन में, तभी इससे फिर ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहे, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो और ये ज़्यादा टाइम तक रहें, तो हम क्या करें, इन्हें तभी यूज़ करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो डीजल और पेट्रोल को यूज़ करना, तभी हम इन्हें यूज़ करें, नहीं तो हम इन्हें यूज़ ही ना करें। तो जो हमारे इंडिया है उसमें पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मीन्स PCRA, उन्होंने एडवाइस किया है पीपल को कि कैसे हम डीजल और पेट्रोल को सेव कर सकते हैं ड्राइविंग के टाइम। अब वो टिप्स हम देख लेते हैं कि कैसे हम आखिर इसे कम मात्रा में यूज़ करें और हम अपने इन्वायरमेंट को और कोल और पेट्रोलियम को सभी चीज़ों को बचा सकते हैं। सबसे पहला है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब कि जो हम ड्राइव करते हैं उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे करें, ये नहीं कभी हम बहुत ज़्यादा तेज़ चला लिए कभी धीमे कर लिए। अगर हम कांस्टेंट स्पीड और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करेंगे तो उससे भी बहुत मात्रा में पेट्रोल और डीजल सेव होगा। जब भी ट्रैफिक लाइट में हम खड़े रहें तो हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, ये भी नहीं पता कि ट्रैफिक कितनी देर रहेगा, कई लोग इंजन स्विच ऑन करके रखे रहते हैं, तो उससे भी कितना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल वेस्ट होता रहता है। तो उस टाइम पे हमें अपना इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए जहाँ पे हमें वेट करना पड़ रहा है, मतलब हमें पता ही है कि वेट करना ही है, जैसे कि ट्रैफिक में। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमारा जो टायर लगे होते हैं उसका प्रेशर भी अच्छे से होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अ व्हीकल, अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम डीजल और पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। चलिए हम देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने आखिर पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे वो कोल हो गया, चाहे पेट्रोलियम हो गया, चाहे नेचुरल गैस हो गया, हमने इन सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है। कोल को तो हमने लास्ट सेकंड और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को तो लास्ट वीडियो में ही हमने स्टडी किया है कि आखिर ये ऑब्टेन्ड कैसे होते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने वही लिखा है कि ये जो ऑब्टेन्ड होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं, और इन्हें ये कितने सालों में होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मतलब इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस बनने में। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद इनके ख़त्म होने का डर है। तो ये नेचुरली, हमने शुरुआत में ही देखा था कि नेचुरल सोर्स भी एग्जॉस्टिबल भी होते हैं और इनएग्जॉस्टिबल भी होते हैं। अभी जो फॉसिल फ्यूल्स है ये एग्जॉस्टिबल में है, बाकी जो एयर है, एयर हो गया, सन की लाइट हो गई, ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। हमने इन सब के बारे में चैप्टर्स के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। कोल तार, कोल और कोल गैस, ये सब किससे मिलते हैं, कोल से मिलते हैं। जब हमने कोल का टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने देखा था जो कोक हो गया, ये कोक पीने वाला नहीं है, ये अलग है, कोक हो गया, कोल तार हो गया, और जो कोल गैस हो गई, कोल गैस जब कोक बनाते हैं तो उसी के टाइम जो गैस रिलीज़ होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। और ये जो कोल तार हो गई, ये सारी चीज़ें हमें कोल से ही मिलती हैं, कोल का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, ये सब हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, मतलब जब हम पेट्रोलियम को क्लीन करते हैं तो उससे हमें अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये वही सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमने देखा था कैसे इन सभी के अलग अलग तरह के यूजेस भी हैं। पेट्रोल गैस के क्या यूज़ हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन,
जो पैराफिन वैक्स है कैंडल्स में यूज़ की जाती है, वैसलीन्स में, ल्यूब्रिकेंट ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स में यूज़ करी जाती है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इन सभी के क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हमने पहले ही देख लिया। अब ये एग्जस्टेबल रिसोर्स हैं तो ये लिमिटेड तो होंगे ही। वी शुड यूज़ देम जजेसली, मतलब हमें इनकी जो यूज़ कर रहे हैं, इनकी जो यूज़ कर रहे हैं वो हमें बहुत ही ध्यान से संभाल के इनका यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर, जो कि क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।